Welcome back everyone. Hoping you are doing great. So till now we have covered around 8 accounting concepts, and the first accounting concept for today is revenue realization concept. So revenue का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो कि हमने अर्न किया हो थ्रू सेल्स ऑफ गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू आवर कस्टमर्स. सो रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट हमें ये बताता है कि हम किस डेट को रिवेन्यू को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे. सो रिवेन्यू हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब हमने या तो टाइटल ट्रांसफ़र कर दिया हो या ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी हो गुड्स की किसे, जिसने हमसे गुड्स खरीदे हैं, और जब वो लीगली एंटाइटल हो चुका है हमें पेमेंट करने के लिए, उस डेट को हम रिवेन्यू को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया है कि एक फर्म को 1 जनवरी को कुछ ऑर्डर मिलता है गुड्स सप्लाई करने का, पर वो उसको गुड्स सप्लाई कब करती है? 20 जनवरी को. और उसे पैसा कब मिलता है? 1 अप्रैल को. सो हम रिवेन्यू को किस डेट को रिकॉग्नाइज करेंगे? 20 जनवरी को, क्योंकि उसने इस दिन गुड्स भी दे दिए कस्टमर्स को और वो लीगली एंटाइटल भी हो चुकी है कैश लेने के लिए. चाहे उसे कैश 1 अप्रैल को क्यों ना मिलो, बट हम 20 जनवरी को ही इस ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर देंगे. सो ये हमें किसके थ्रू पता चलता है? रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट. अब रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट की कुछ लिमिटेशंस है या कुछ एक्सेप्शंस हैं. जैसे कि पहली एक्सेप्शन है सेल्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस. जैसे कि आपने सुना होगा कि ईएमआई पे कुछ चीज़ खरीदते हैं. सो इसमें जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करते रहेंगे हम, वैसे वैसे उस इंस्टॉलमेंट को हम रिवेन्यू में ट्रीट करते रहेंगे, मतलब उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते रहेंगे. एंड नेक्स्ट इज इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कि रोड्स बनाना, बिल्डिंगें बनाना बड़ी बड़ी. सो अगर ये बिल्डिंग और रोड बनने में तो 5 से 10 साल भी लग जाते हैं. सो अब इतने लंबे टाइम तक तो रिवेन्यू को पोस्टपोन नहीं कर सकते. सो इस केस में हम करते क्या है कि हम प्रोपोर्शनेट बेस पे, जितना कि हमारा जो वो कॉन्ट्रैक्ट है या जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क है वो जितना कंप्लीट हुआ, उसके हिसाब से हम रेवेन्यू को डिटरमाइन करते हैं और उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं. सो ये थी दो एक्सेप्शंस किसकी? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट की. एंड नेक्स्ट इज मैचिंग कंसेप्ट. मैचिंग कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. किसके लिए? ताकि हम अपने नेट प्रॉफिट्स बहुत अच्छे से और इफेक्टिवली कैलकुलेट कर सकें. अकॉर्डिंग टू इट, इन डिटरमाइनिंग नेट प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस ऑपरेशन, मतलब कि अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं, सो जितना भी खर्चा किसी रिवेन्यू को अर्न करने में हुआ हो, सो वो उस रिवेन्यू के अगेंस्ट ही चार्ज करेंगे हम. फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करते हैं? रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे और उसके बाद जितना खर्चा हमने किया उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, वो उस रेवेन्यू के अगेंस्ट उसी साल में चार्ज करेंगे और फिर उसके बेस पे हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे. सो फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी कंसीडर्ड व्हाइल मैचिंग कॉस्ट विद रेवेन्यू. व्हेन एन आइटम ऑफ रेवेन्यू, मतलब कि अगर कोई आइटम है रेवेन्यू का जो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड कर दिया, सो उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे, चाहे वो हमने पे किए हों या ना किए हों, वो हम किस में शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसी साल के. जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का. अब हमने कोई भी जैसे इनकम अर्न करी, बट उससे रिलेटेड एक्सपेंस हमने अभी पे नहीं किया, बट क्योंकि हमने इनकम तो अर्न कर ली, सो उस इनकम को अर्न करने से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो हम उसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे, चाहे हमने कैश पे किया हो चाहे कैश ना पे किया हो. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर हमने कोई जैसे कोई एक्सपेंस है जो कि हमने एडवांस में ही पे कर दिया, सो उसका बेनिफिट तो हमें फ्यूचर में ही मिलेगा. सो उसकी इनकम भी हम फ्यूचर में ही अर्न करेंगे. सो उस एक्सपेंस को भी हम फ्यूचर में ही शो करेंगे, ना कि करंट ईयर में. जैसे कि कोई इंश्योरेंस प्रीमियम है जो कि पार्ट पेड पार्टली फॉर द नेक्स्ट ईयर आल्सो, मतलब कि हमने एडवांस में ही पे कर दिया अगले साल का भी, सो हम उस एक्सपेंस को अगले साल में शो करेंगे टू फॉलो मैचिंग कंसेप्ट.
और इस तीसरा एग्जांपल दिया है इसमें इनकम रिसीवेबल का। जो हमने इनकम रिसीवेबल का मतलब है जो कि हमने अर्न कर ली बट अभी तक हमें मिली नहीं, सो हम उसको करंट ईयर में ही शो करेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड खर्चा हमने करंट ईयर में ही शो कर दिया। चाहे हमें इनकम इस साल मिली हो, चाहे हमें फ्यूचर में मिले, बट हम उसको इसी साल में शो करेंगे। सो मैचिंग कंसेप्ट हमें ये बोलता है कि जो रेवेन्यू या एक्सपेंस हमने उसमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर दिया, सो उससे रिलेटेड जितना भी खर्चा होगा या जितनी भी इनकम हमने अर्न करी, वो उसी पर्टिकुलर ईयर में ही शो करनी पड़ेगी टू कैलकुलेट ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एन एंटरप्राइज। एंड नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हमें ये बोलता है कि जो हम अपनी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में, वो हम ऑब्जेक्टिव मैनर में रिकॉर्ड करेंगे। ऑब्जेक्टिव मैनर मतलब कि वो फ्री होंगी पर्सनल बायस से, और कोई भी पर्सनल जजमेंट किसकी, अकाउंटेंट की भी हो सकती है और मैनेजमेंट की भी हो सकती है, वो प्रिपेयर द अकाउंट्स। सो जो हम अपनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे वो सपोर्टेड होनी चाहिए किसके थ्रू, कैश मेमोज, इनवॉइस, सेल्स बिल्स। मतलब कि जो हमने अपनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी है वो हम वेरीफाई कर सकें थ्रू कैश मेमो, सेल्स इनवॉइस, सेल्स बिल्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने गुड्स खरीदे कोई, किस पे, कैश पर, कैश बेसिस पे। सो ट्रांजैक्शन किससे सपोर्टेड होनी चाहिए, कैश रिसिप्ट पे या कैश मेमो के बेस पे, ताकि हम ये प्रॉपरली चेक कर सकें कि ट्रांजैक्शन बोगस नहीं है और ऑथेंटिकेट ट्रांजैक्शन एक अकाउंटेंट ने बिजनेस सिस्टम में रिकॉर्ड करी है। और कैश रिसिप्ट, कैश इनवॉइस, बिल इनवॉइस, ये क्या होते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं ट्रांजैक्शन के। और ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव बेसिस प्रोवाइड करते हैं, जिसके बेस पे हम ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। सो ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट हमें ये बोलता है कि जो हम ट्रांजैक्शंस बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे वो किसके बेस पे करेंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और जो कि क्या होते हैं हमारे कैश मेमो, इनवॉइस, सेल्स बिल्स एक्सेट्रा। और हम कोई भी बोगस ट्रांजैक्शन अपने बिजनेस के सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो ये थे हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। एंड नाउ इट कम्स टू द अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मतलब होता है कोई कस्टम या कोई जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस जो कि हम अडॉप्ट कर रहे हैं थ्रू जनरल एग्रीमेंट और थ्रू कॉमन कंसेंट, वो हमारे होते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। सो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। सो पहला डिफरेंस है, अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं बेसिक अजम्पशन, जो कि हम क्या मानते हैं, ट्रू मानते हैं ऑन द बेसिस, और उसके बेस पे हम ट्रांजैक्शंस किस में रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती है हमारी कस्टम्स या गाइडलाइंस जो कि हम फॉलो करते हैं थ्रू जनरल एग्रीमेंट। और किसके लिए हम इनको फॉलो करते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो अकाउंटिंग कंसेप्ट हम फॉलो कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग, और ये फॉलो कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर्सनल जजमेंट एंड बायस, अकाउंटिंग कंसेप्ट में किसी भी तरीके की पर्सनल जजमेंट या पर्सनल बायस नहीं होती, बट अकाउंटिंग कन्वेंशंस में अकाउंटेंट को अपनी पर्सनल बायस और अपनी पर्सनल जजमेंट यूज करनी पड़ती है। एंड नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, फाउंडेशन है किसकी, सिस्टेमेटिक एंड प्रॉपर रिकॉर्डिंग की। बट अकाउंटिंग कन्वेंशंस उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने की अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं। एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग कंसेप्ट किससे रिलेटेड है, फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट का मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयरिंग लेजर। और अकाउंटिंग कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट डिफरेंस इज यूनिफॉर्मिटी इन यूज। जो अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, बट अकाउंटिंग कन्वेंशंस में कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं होती
डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप के अकाउंटिंग कन्वेंशंस फॉलो करते हैं। लीगल पोजीशन, अकाउंटिंग कंसेप्ट आर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब अकाउंटिंग कंसेप्ट को किसकी सपोर्ट है, लॉ की। बट अकाउंटिंग कन्वेंशन आर एस्टैब्लिश्ड बाय कॉमन बिलीफ या कॉमन प्रैक्टिस, जो कि एग्री करी है डिफरेंट अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने। एंड नेक्स्ट इज नंबर, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा हैं क्वांटिटी में, बट जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं हमारे वो लिमिटेड हैं। द लास्ट डिफरेंस इज कंसिस्टेंसी, जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन में कंसिस्टेंस रहते हैं, मतलब कि वो चेंज नहीं होते विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। बट जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं वो इंटरनल कंसिस्टेंस नहीं रहते और वो डिफर करते हैं थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन और इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो ये था डिफरेंस किसमें, अकाउंटिंग कंसेप्ट में और अकाउंटिंग कन्वेंशंस में। सो पहला अकाउंटिंग कन्वेंशन है हमारा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। सो ये कन्वेंशन हमें ये बोलते हैं कि सारी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन जो कि रिलेटेड है इकोनॉमिक अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर मतलब फाइनेंशियल अफेयर ऑफ एन एंटरप्राइज, वो हमें प्रॉपरली डिस्क्लोज करनी चाहिए इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देयर शुड बी सफिशिएंट डिस्क्लोजर, ताकि जो डिफरेंट यूजर्स हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, जैसे कि प्रोप्राइटर, प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, वो अपने डिसीजन रैशनली ले सकें। और कंपनीज एक्ट में भी प्रॉपर प्रोविजंस हैं जो कि इस प्रिंसिपल, जो कि इस कन्वेंशन पे प्रॉपर इन्फ्लुएंस डालते हैं, ताकि बिजनेस या जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज होती हैं वो प्रॉपरली अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करें और कुछ भी इंफॉर्मेशन हाइड ना रखें। और कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है हमारी जो कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कि बैलेंस शीट वगैरह में तो शो नहीं कर सकते, बट हम उनको फुट नोट्स, बैलेंस शीट के नीचे हम कुछ फुट नोट्स या एक्सप्लेनेटरी नोट्स बनाते हैं, उसमें शो करनी पड़ती है हमें ये इन्फॉर्मेशन। जैसे कि कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो कि अभी तो एग्जिस्ट नहीं कर रही बट हो सकता है फ्यूचर में अराइज हो जाए। जैसे कि हमारा कोई कोर्ट में केस चल रहा है, बट अगर जजमेंट हमारे फेवर में आ गई तब तो हमें वो लाइबिलिटी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर जजमेंट हमारे ओपोनेंट के फेवर में गई तो हमें अपने ओपोनेंट को पैसा पे करना पड़ेगा। सो ये सब इंफॉर्मेशन हमें किस में शो करनी पड़ती है, फुट नोट्स में। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर हम कोई भी मेथड जैसे डेप्रिसिएशन का फॉलो कर रहे थे प्रीवियस ईयर में बट अब हम उसे चेंज कर लेते हैं, सो वो हम किस में शो करेंगे, फुट नोट्स में। सो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर हमें ये बोलता है कि जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की शो करनी चाहिए। हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन हाइड नहीं करनी चाहिए जो कि रिलेवेंट हो डिफरेंट प्रोप्राइटर से, प्रेजेंट और पोटेंशियल क्रेडिटर से एंड इन्वेस्टर से। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने बिजनेस के सीक्रेट्स ही लीक आउट कर देंगे। डिस्क्लोजर का मतलब होता है सफिशिएंट इंफॉर्मेशन जिससे कि डिफरेंट यूजर्स अपने डिसीजन ले सकें। तो डिस्क्लोजर्स का मतलब है सफिशिएंट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड ओनली। एंड द नेक्स्ट कंसेप्ट इज कन्वेंशन ऑफ मैटीरियलिटी। ये कन्वेंशन किसका अपोजिट है, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। सो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो, बट ये कन्वेंशन बोलता है हमें कि जितना ही कम हो सके या रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ही शो करनी चाहिए हमें। अगर इनसिग्निफिकेंट और इरिलेवेंट इंफॉर्मेशन हम शो करने लग गए तो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ओवरबर्डन हो जाएंगी और जो डिफरेंट यूजर्स हैं हमारे अकाउंटिंग के वो अपने डिसीजन अच्छे तरीके से नहीं ले पाएंगे। सो ये कंसेप्ट या जो ये कन्वेंशन है वो हमें ये बोलता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ही शो करनी चाहिए। इमैटेरियल और इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन हमें इग्नोर करनी चाहिए। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है जैसे कि एक जैसे कि कॉस्ट ऑफ स्मॉल टूल्स जो कि ज़रूरी है किसके लिए, अब जैसे कोई छोटी शॉप है सो उसके लिए तो यही खर्चा बहुत बड़ा है।
सो उसे तो ये इंफॉर्मेशन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करनी पड़ेगी। बट ऑन द अदर हैंड अगर कोई कंपनी है बड़ी तकड़ी, जैसे कि रिलायंस लिमिटेड है, सो उसके लिए खर्चा तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो है। सो उसको ऐसी इंफॉर्मेशन शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये इंफॉर्मेशन की किस टाइप की इंफॉर्मेशन शो करनी है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन शो नहीं करनी, सो ये डिसीजन कौन लेता है? ये डिसीजन लेता है हमारा अकाउंटेंट या मैनेजमेंट, जो कि ये जज करते हैं हमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन शो करनी है। और इस टाइप की इंफॉर्मेशन शो करने के लिए वो कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी का ध्यान रखते हैं। एंड नेक्स्ट कन्वेंशन इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड प्रूडेंस। सो इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जितने भी फ्यूचर में एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं, या जो जितने भी फ्यूचर में खर्चे हो सकते हैं, वो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने चाहिए। करने चाहिए क्या, करने पड़ेंगे। बट जो फ्यूचर में हमें प्रॉफिट होगा या किसी टाइप का गेन होगा, उसे हम इग्नोर करेंगे, मतलब उसको हम बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो कंजर्वेटिज्म क्या है? कंजर्वेटिज्म है पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म हमें प्रोविजन बनाकर चलना पड़ता है फॉर ऑल नॉन लाइबिलिटी एंड लॉसेस, ऑल्दो हम उसका अमाउंट प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट ना कर पाए। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कंजर्वेटिज्म का, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमें जो जैसे कॉस्ट प्राइस होता है, एक उसका रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब जब हम अपने स्टॉक को मार्केट में बेचेंगे, उससे जो पैसा अर्न करेंगे उसे बोलते हैं हम रियलाइजेबल वैल्यू। सो इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा हम उस पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू शो करेंगे, क्योंकि हम किसी भी तरीके का गेन एंटिसिपेट नहीं करेंगे और हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो इसकी वजह से हम क्लोजिंग स्टॉक को जो भी मिनिमम हो उस पे शो करते हैं। और प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट, मतलब अगर हमने किसी को गुड्स बेचे क्रेडिट पे, हो सकता है वो फ्यूचर में हमें पे ना करे और हमारे बैड डेट बन जाए। सो उसके अगेंस्ट हमें पहले से ही तैयार रहना पड़ता है और पहले से प्रोविजन बनाकर चलना पड़ता है। किसका? प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट। एंड नेक्स्ट इज, अगर फर्म ने किसी टाइप की जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, सो उसे हम किस पे शो करेंगे? सरेंडर वैल्यू पे शो करेंगे, ना कि हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू पे शो करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रोविजन फॉर पेंडिंग लॉ सूट अगेंस्ट द फर्म, मतलब कि अगर फर्म को, मतलब फर्म के अगेंस्ट कोई केस चल रहा है, सो फर्म को उसके अगेंस्ट पहले से ही प्रोविजन बनाकर चलना पड़ेगा कि उसे हो सकता है फ्यूचर में इतना अमाउंट पे करना पड़े, चाहे कि डिसीजन फर्म के फेवर में क्यों ना आ जाए। सो हमें प्रूडेंस कंसेप्ट ये बोलता है हमें फ्यूचर में जितने भी लॉस होंगे या जो हो सकते हैं उसके अगेंस्ट प्रॉपर प्रोविजन बनाने चाहिए और प्रॉपर फंड्स रखने चाहिए। बट जो हमें फ्यूचर में गेन्स होंगे या बेनिफिट्स होंगे, हमें उनको टोटली इग्नोर करना पड़ता है, हम उनको एट प्रेजेंट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और कंजर्वेटिज्म जो हम ये कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, सो इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सो पहली डिसएडवांटेज है, जो प्रॉफिट एंड लॉस हमें प्रॉफिट शो करेगा वो एक्चुअल प्रॉफिट से कम होंगे, क्योंकि हम पहले से ही जो खर्चा हमारा फ्यूचर में होगा उसका हम अभी से प्रोविजन बनाकर चल रहे हैं। सो हमारे प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। नेक्स्ट लिमिटेशन इज, जो बैलेंस शीट होगी अगर हम इस प्रिंसिपल को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करेंगे, सो जो हमारे एसेट्स की वैल्यू होगी वो अंडरस्टेट होगी, और जो लाइबिलिटीज की वैल्यू होगी वो जितने की एक्चुअल वैल्यू है लाइबिलिटीज की उससे ज़्यादा की शो हो रखी होंगी, किसमें? बैलेंस शीट में। सो ये था हमारा प्रूडेंस कंसेप्ट। That's all for today. Today we have completed this chapter and we have learned different concepts and conventions. So that's all for today. Keep learning and smiling. Thank you. Enjoy.